What's up guys? I hope you are doing well. अगेन वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। सबसे पहले तो सैल्यूट है उनको जो 4 बजे उठकर ये वीडियो देख रहे हैं। अपने आप को शाबाशी दो, वो नहीं कहते पीठ थपथपाओ कि हाँ आप लोग ये काम कर पा रहे हैं, क्योंकि 99% लोग ये सोचते हैं कि यार किसी दिन हम लोग भी सुबह 4 बजे उठकर अपनी पढ़ाई करेंगे, अपने शेड्यूल को फॉलो करेंगे, पर लेकिन नहीं हो पाता है। तो ये आप लोगों को सबसे पहले तो थम्स अप है। फिर आगे बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात बोली गई है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर आप लोग इम्पॉसिबल शब्द को भी डिवाइड कर देखेंगे तो ये खुद बोलता है आई एम पॉसिबल। तो यहां से आप लोग एक अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। एक टाइम ऐसा था कि जो चीजें पहले लगता था कि ये चीजें पॉसिबल नहीं है, आज वो चीजें हो रही हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी उदाहरण दिया था, जब स्टार्टिंग में किसी ने बोला था कि जमीन के नीचे से ट्रेन चलेगी तो सबने उसको पागल बताया था। राजगीर में उसी मेट्रो में सब बैठकर घूम रहे हैं। तो इसी तरीके से किसी को बोला जाए कि पानी के अंदर ट्रेन चलेगी तो भाई साहब चल रही है, और आजकल में हमारी कंट्री में ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर इंसान कुछ सोच सकता है तो वो इंसान कर सकता है। हाँ, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा कि उसको प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। जैसे मैंने कल इलोन मस्क के बारे में बताया था, तो वो पर्सन ऐसा इंसान है जिसने लाइफ में जो भी सोचा है उसको अचीव किया है। भले ही कितनी भी हिम्मत, कितनी ही मेहनत, कितना भी पैसा क्यों ना लगे, उसने उसके ऊपर काम किया है। देखिए, फेल होना एक गलत चीज नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग फेल हो गए, जिसको आप लोग फेलियर बोलते हैं, रियलिटी में वो फेलियर नहीं होता है। रियलिटी में वो आप लोग का एक टीचर होता है जो आप लोग को सिखा कर जाता है कि हाँ ऐसा न करने से ना ये हो जाता है। तो इस तरीके से अगर लाइफ में जो आप लोग जिनको फेलियर बोलते हैं, अगर उनको फेलियर न बोलकर अगर आप लोग बोले कि हाँ ये लर्निंग स्टेप है, तो लाइफ में कभी आप लोगों को नहीं लगेगा कि यार कुछ गलत हो गया। पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये, कभी भी लाइफ में अगर कुछ आप लोगों को करना है ना, तो इन सब चीजों से जो भी आप लोगों को लगता है कोई काम करना चाहते थे वो नहीं हो पाया, तो उनसे सीखकर चीजों को आगे बढ़ो, ना कि उनको इग्नोर कर दो। कोई नहीं, फिर से लगते हैं, पहली वाली चीजें फिर से रिपीट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। फिर से नए जोश के साथ में आप लोगों, ताकि नए पैटर्न में चीजों को अंडरस्टैंड कर सको। ठीक है, तो यहां पर सारी चीजें पॉसिबल है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप लोग। इसी के साथ में यूपीएससी के द्वारा बोल दिया गया कि अब नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया जाएगा उन कैंडिडेट को जिनका आखिरी अटेम्प्ट था। तो ये यहां पर एक काफी खुशखबरी है उन लोगों के लिए, खासकर जिनका आखिरी अटेम्प्ट था। अब ये बात बताने वाली है जो अभी यहां पर क्लियर नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी गवर्नमेंट से पूछा है कि आप लोग ये बताइए कि जिनका आखिरी अटेम्प्ट था और उन्होंने पेपर दिया था, जिन्होंने प्रीलिम्स मेंस वगैरह अगर दिया आगे चलकर, तो क्या उनको भी अटेम्प्ट दिया जाएगा? तो इससे क्लैरिफिकेशन अभी मांगा है, तो उसका क्लैरिफिकेशन अभी 8 तारीख को मिलेगा। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में जो मैंने आप लोगों को बातें बताई हैं वो आप लोग देख लीजिएगा, और खासकर उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना जिनका अभी आखिरी अटेम्प्ट था, क्योंकि उनको एक तरीके से इतनी खुशी मिलेगी कि पता नहीं क्या मिल गया है। क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं जिसका आखिरी अटेम्प्ट होगा उसके लिए, तो आप लोग उसको जरूर पहुंचाना। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं। ये क्वेश्चन काफी शानदार है, एक एक कर इसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर वीडियो के अंदर इनका आंसर मिलेगा, उनको मैच कर आप लोग अपना स्कोर देखिएगा। स्कोर जरूर लिखा करो यार, स्कोर लिखते नहीं आप लोग। जो क्वेश्चन आप लोग के होते हैं ना दोनों, एक तो ये वाला क्विज और जो आप लोगों का रिवीजन क्विज होता है, दोनों का स्कोर आप लोग जरूर लिखा करो। इससे आप लोगों को ये पता चलता रहेगा कि हाँ आप लोग किस तरीके से प्रिपरेशन लेकर चल रहे हैं, खासकर जब आप लोग कितनी चीजें याद रख पाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, यहां पर बात की जा रही है जीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनेटल म्यूटिलेशन। ये जेनेटल म्यूटिलेशन क्या होता है? ये महिला जनन भंग होता है एक तरीके से। जो महिला के जो प्राइवेट पार्ट हैं उनमें कट वगैरह लगाए जाते हैं, उनको सीला जाता है, कई ऐसी प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो ये काफी एक खतरनाक रीति है जो फॉलो की जाती है कई सारी कम्युनिटी के द्वारा। तो इसको बार बार रोकने की बात की जाती है इंटरनेशनल लेवल पर भी। तो इसी के चलते ये इंटरनेशनल लेवल पर डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसकी थीम आप लोगों को बतानी है क्या है, काफी इंपोर्टेंट है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोला गया कि तीसरा वेरिएंट आ गया कोरोना वायरस का, यानी कि कोरोना वायरस 1, कोरोना वायरस 2, कोरोना वायरस 3, बिल्कुल ऐसे जैसे आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो या आईफोन 12, आईफोन 12 प्रो, 12 प्रो मैक्स। तो इसी तरीके से कोरोना वायरस का पहला वर्जन था यहां पर यूके में देखने को मिला था, दूसरा ब्राजील में, अभी तीसरा वर्जन एक और कंट्री में देखने को मिल रहा है। ये वर्जन क्या होता है? देखिए, वायरस जो है ना वो एक तरीके से चेंज होता रहता है अपने कैरेक्टर में। एक कैरेक्टर की अगर आप लोग दवाई बना देंगे तो दूसरे कैरेक्टर में हो जाएगा, दूसरे की दवाई बनाएंगे तो तीसरे कैरेक्टर में हो जाएगा। इसलिए जो वायरल चीजें होती हैं उनकी मेडिसिन बनाना काफी ज्यादा टफ होता है। तो इसके चलते ये एक और नई जो यहां पर भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो इसके बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा यहां पर ऑर्डर दिया गया है। किसको ऑर्डर दिया गया है? ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, उसको इसका नाम आप लोगों को बताना है। उसको ये बोला गया कि आज के डेट में यार जो मोबाइल फोन जो यूज करते हैं लोग, उनके मोबाइल फोन पर दुनिया भर के अनचाहे मैसेज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये खरीद लो, ये बेच लो, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये स्कीम चल रही है, यहां से ये चल रहा है। तो ये सारे जो मैसेज जाते हैं ये सारे एक तरीके से आप लोगों के द्वारा रेगुलेट किए जाने चाहिए। और यहां पर एक प्ली गई थी यहां पर कोर्ट के अंदर, जिसके चलते उन्होंने ये बात बोली है। ठीक है, तो यहां पर अनसोलिसिटेड
सोलिकेटेड, जो अनसोलिकेटेड बात की जा रही है, अगर कोई अनचाहा ऐसा कमर्शियल अगर कोई कम्युनिकेशन मैसेज जाता है तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग उसको रोकें। अच्छा, आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि आप लोगों के मोबाइल पर क्या कोई ऐसा मैसेज आता है जिसको अनसोलिकेटेड या फिर अनसोलिसिटेड या फिर अनचाहा मैसेज आप लोग बोलते हैं, तो अनसोलिसिटेड बोलेंगे इसको, ठीक है, अनचाहा मैसेज, यानी कि आप लोगों के मोबाइल पर कोई ऐसे मैसेज आते हैं, दुनिया भर के मैसेज यार देखने को मिलते हैं आज के डेट में, आप लोगों के भी मोबाइल पर साथ आते होंगे, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्डर दिया गया है हमारी कंट्री में, जो दिल्ली हाईकोर्ट है उसके द्वारा। एशिया का फर्स्ट जो मिल्क बैंक है ये स्टैब्लिश किया गया था 1989 में, और यहां पर ये जो स्टैब्लिश किया गया था यहां पर है सियोन हॉस्पिटल। तो ये कहां पर लोकेटेड है? मिल्क बैंक, जैसे आप लोग देखते हैं ना ब्लड बैंक, तो कई सारी ऐसी महिलाएं होती हैं, देखिए कई बार बच्चों को जो दूध नहीं पिला पाती हैं, तो कई सारी ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो उसके चलते यहां पर ये सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है कि बच्चे को मां का गाढ़ा पीला दूध ही मिल सके, खासकर स्टार्टिंग के जो 6 महीने होते हैं, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में काफी हेल्प करता है। और हमारी कंट्री में खासकर जो बचपन में ही कई सारे बच्चों की डेथ हो जाती है, तो उसमें भी हेल्प मिलती है इन सब चीजों को रोकने में। तो इसके चलते जो चाइल्ड मोर्टेलिटी जो रेट है वो हमारी कंट्री में कम होता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके चलते इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, बाकी आप लोगों को बताना है कहां पर स्टेब्लिश किया गया था। SARFAESI, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। ये 2002 में ये स्टेब्लिश किया गया था एक्ट, और इसके चलते हमारी कंट्री में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई जाती है। ये क्या है? इसको बेड बैंक भी आप लोग बोलते हैं, यानी कि जब बात करते हैं कोई एनपीए हो गया जिसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं, यानी कि आप लोग बैंक से पैसा लेकर आए और पैसा लेकर आए फिर आप लोग बैंक को पैसा चुका नहीं पाए, तो बैंक के लिए वो क्या हो गया? वो एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि उसका जो एसेट्स है वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इसके चलते वो फिर रिकवर करने की बात आती है। तो यहां पर कंपनी अलग होती है जो उसको रिकवर करने का काम करती है, तो इनको बेड कंपनी, इनको सॉरी बेड बैंक या फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से भी कई बार जाना जाता है। अभी एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम आप लोगों को बताना है जो कि यूएसए में बेस्ड है, उसके द्वारा बोला गया कि इंटरनेशनल ये एनर्जी जो कंपनी अनाउंस किया गया इसके द्वारा कि नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन ये करने वाले आने वाले टाइम में 2050 तक का, तो काफी एक अच्छा टारगेट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ये न्यूज में किस लिए? क्योंकि हमारी कंट्री के इसके साथ में कुछ रिलेशन है, इसलिए न्यूज में, और वो रिलेशन क्या है वो तो अब आर्टिकल में ही पता चलेगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में अभी यहां पर लॉन्ग टर्म जो सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसके चलते एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड या फिर इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है नोवावैक्स, ये वैक्सीन इसको प्रोवाइड करा जाएगी, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में यहां पर वैक्सीन सप्लाई करती है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि चीजें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है आप लोगों को यहां पर ये बताना है एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो कि रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, जैसे कि डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ, ठीक है, इन हेल्थ, ये आप लोगों को बताना है किसके द्वारा पब्लिश किया गया, और यही डेमोक्रेसी इंडेक्स भी प्रस्तुत करती है। तो काफी इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, काफी इंटरेस्टिंग मुझे ये न्यूज लगी, समझेंगे इसके बारे में और कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी, और आप लोग सरप्राइज होंगे कि हमारी लोकेशन क्या है, इवन यूएसए की लोकेशन क्या है इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर। तो जब न्यूज डिस्कस करूंगा तो डिटेल में बताऊंगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं, जिससे कि आप लोग सारी न्यूज को एक क्लियर वे में समझ सकें। चलो, आप भी क्या याद रखोगे कि समीर से पाला पड़ा है, आज की न्यूज इसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी इंडेक्स से यहां पर तैयार करेंगे। तो रिपोर्ट एंड इंडाइसेस के बारे में बात की जा रही है, तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम याद रखिएगा, इसको बोलते हैं इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ये रिलीज करती है रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट? डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ। तो यहां पर ये जो पर्टिकुलर जो रिपोर्ट है, क्वेश्चन बन जाएगा किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट यहां पर तैयार करती है, पहला। दूसरा पूछ लिया जाएगा डेमोक्रेसी जो इंडेक्स 2020 है वो किसके द्वारा तैयार किया गया, यानी कि 2020 में कहां कहां पर डेमोक्रेसी देखने को मिली, ठीक है। तो ये आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, डेमोक्रेसी यानी कि जनता का रूल, यानी कि लोकतंत्र। तो इसके बारे में अगर बात करें तो डेमोक्रेसी इंडेक्स जो यहां पर, ये सबसे पहले आप लोग ये समझिए ये किन 4 डिग्री में इसको डिवाइड किया जाता है। तो पहला तो बोलते हैं यहां पर फ्रॉड, यानी कि दोषपूर्ण डेमोक्रेसी। दूसरा बोलते हैं फुल डेमोक्रेसी। तीसरा बोलते हैं हाइब्रिड, यानी कि कहने के लिए डेमोक्रेसी है पर लेकिन डेमोक्रेसी है नहीं। और चौथा तो हो गया ऑथोरिटेरियन, यानी कि किम जोंग उन, ठीक है। इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे नॉर्थ कोरिया का लीडर है, मेरे जैसे बाल कटाओ वरना जो है मैं आप लोगों की गर्दन काट दूंगा। अगर बात करें सबसे शानदार जो परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिल रही है तो ये है किसमें इंडेक्स में, इंडेक्स टॉप किया गया यहां पर नॉर्वे के द्वारा। अब जिसका मन ललचा गया नॉर्वे देखने का, तो आइए आज आप लोगों को नॉर्वे घुमा के लेके आता हूं। ये है हमारा गोला, इस गोले पर अगर आप लोग देखेगा तो आप लोगों को सबसे पहले यूरोप की साइड में लेके चलता हूं, ठीक है। तो यहां पर जब आप लोग आएंगे तो ये हो गया नॉर्वे, नॉर्वेजियन सीज के बारे में आप लोग जानते हैं। इधर हो गया आइसलैंड, थोड़ा ऊपर जाएंगे तो हो गया ग्रीनलैंड, नीचे आ गए यहां पर नॉर्वे, इसके नीचे है नॉर्थ सी। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और जूम इसको करके देखेंगे तो यहां पर आप लोग देखिएगा ये हो गया स्वीडन, ठीक है। तो यहां हो गया नॉर्वे, और नीचे आएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर डेनमार्क, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया है, बाल्टिक सी हो गया यहां पर इसके सामने। इसी के साथ में
यहां पर अगर देखिए आप लोग, यहां पर थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहां पर आप लोगों को यूके देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये वही है जो बार बार न्यूज में रहता है, और इंग्लिश चैनल है जो याद रखिएगा आप लोग यहां पर इसके नीचे। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये कई सारी इंफॉर्मेशन है। आइए अब बात करते हैं। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स में नॉर्वे के द्वारा टॉप किया गया, बाकी आइसलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड, कनाडा ये 2, 3, 4 और 5th पोजीशन पर हैं। तो अगर बात करें आप लोगों से इंडिया की पोजीशन, तो इंडिया की पोजीशन जो है वो 2 स्थान घट गई है, क्योंकि हमारी कंट्री में ऐसी कई सारी चीजें देखने को मिली जिसके चलते माना जा रहा है 2 स्थान घटा दिया गया। आर्टिकल 370 को चेंज किया गया, इसी के साथ में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में अगर आप लोग बात कर लीजिए। और अभी हमारी कंट्री में हालांकि किसान का प्रोटेस्ट तो बाद में स्टार्ट हुआ, फिर भी 2020 में इसका कुछ पोर्शन आप लोगों को देखने को मिला। तो ये जो इंडेक्स है उसके बारे में तो पता नहीं उसको काउंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पर प्रेजेंट टाइम पे हमारी कंट्री में जो पोजीशन है 2 पोजीशन हमारी गिरा दी है। इस साल जो हमारी रैंक है ये 53 आप लोगों को देखने को मिल रही है, यानी कि 53 रैंक आप लोगों को देखने को मिली। ठीक है, तो यहां पर इसके बारे में अगर याद रखिएगा तो याद रखते हैं कि 56 इंच का जो सीना था वो 53 इंच का हो गया है। ठीक है, याद रखने के लिए, क्रिटिसिज्म नहीं है, याद रखने के लिए है बस आप लोग, ताकि इसको याद रख सकें। यानी कि 3 इंच का सीना घट गया है, जैसे कि बोलते हैं 26 इंच का सीना, तो कई बार मोदी जी के लिए शब्द यूज करते हैं। तो आप लोग को बस क्वेश्चन से करना है एग्जाम में, बाकी अलग तरीके से मत लीजिएगा इसके कि क्या बोल दिया सर ने। ठीक है, अगर बात करें आगे, यहां पर बात की जा रही है कि 23 कंट्री आप लोगों को देखने को मिलती है फुल डेमोक्रेसी है आज के डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में। 52 कंट्री ऐसी है जहां पर फ्लोर यानी कि दोषपूर्ण आप लोगों को डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी, कि कहने के लिए तो डेमोक्रेसी है पर लेकिन चांद में दाग है, यानी कि डेमोक्रेसी में दाग है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। और 35 कंट्री ऐसी है जो हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब यानी कि एक तरीके से बोलते हैं ना कि एक तरीके से कई बार शब्द क्या, मैं हालांकि वो शब्द सही नहीं रहेगा, छोड़ो चलो, फिर आप लोग बोलोगे ये बोलते हैं ना इधर का है ना उधर का है, बीच का रह गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो हाइब्रिड का मतलब है कि कहने के लिए डेमोक्रेसी है पर लेकिन डेमोक्रेसी है नहीं। ये 57 कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये 35 कंट्री देखने को मिलेगी, और 57 कंट्री ऐसी है जहां ऑथोरिटेरियन रूल आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, बहुत सारी ऐसी कंट्री आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो टोटल 167 कंट्री में से यहां पर ये कंडीशन निकल कर आ रही है, जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। श्रीलंका जो है यहां पर उसका प्लेस है 68, यानी कि 68वीं पोजीशन पर है श्रीलंका। इसी के साथ में पाकिस्तान जो है वो 105वीं पोजीशन पर है। श्रीलंका यहां पर फ्लोर डेमोक्रेसी के अंदर आता है। जो पाकिस्तान है वो हाइब्रिड में है, यानी कि ना इधर का ना उधर का। ठीक है, अगर बात करें यहां पर हाइब्रिड रिजीम कंट्री के बारे में, तो इंक्लूडिंग बांग्लादेश भी आप लोग को हाइब्रिड में देखने को मिलेगा 76 रैंक के साथ में। भूटान भी आप लोग को हाइब्रिड में देखने को मिलता है 84 रैंक के साथ में। अफगानिस्तान के बारे में बात करें तो ऑथोरिटेरियन रिजीम है यहां पर 139 रैंक के साथ में। इंडिया कहां पर है, हमारी कंट्री कहां पर है, तो ये यहां पर दोषपूर्ण डेमोक्रेसी के अंदर, यानी कि हमारी कंट्री में प्योर डेमोक्रेसी नहीं देखने को मिल रही है। तो ये सोचने वाली बात है थोड़ी। हमारे ही साथ में यहां पर कौन है, जो है डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक है, तो वो हरकतें ऐसी करके गए कि हमारे साथ में आ गए। फ्रांस, ब्राजील और बेल्जियम ये भी कंट्री यूरोप की जो आप लोगों को देखने को मिलेगी। यूरोप की कंट्री फ्रांस वगैरह भी हमारे साथ में, ब्राजील और बेल्जियम भी आप लोग देखते हैं, ये भी इस कैटेगरी में इनको रखा गया है। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। बाकी थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहां पर इकोनॉमिक इंटेलिजेंस जो यूनिट है इसके बारे में, तो सबसे पहले तो ये जो यूनिट है ये 1946 में बनाई गई थी। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट जो है ये रिसर्च करती है और एनालिसिस करती है, जो भी यहां पर इसके चलते फिर फोरकास्ट प्रोवाइड कराती है, जो भी कंडीशन रहती है उसके बारे में, क्या सिचुएशन कहां पर चल रही है। ठीक है, तो ये इसके बारे में अगर बात करें, हेडक्वार्टर इसका कहां पर है, लंदन यूके के अंदर में है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसके इकोनॉमिस्ट ग्रुप। ठीक है, ये इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो बाकी जो बनाया गया था ये 1946 में बनाया गया था। तो इसके बारे में भी एक छोटी सी बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। अब कोई भी क्वेश्चन बन जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट आप लोगों के माइंड में होना चाहिए किसी भी तरीके से। ठीक है, तो ये था यहां पर हमारी न्यूज। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। जो नेक्स्ट न्यूज है यहां पर ये सोसाइटी में थोड़ा इंप्रूवमेंट करने के बारे में बात करिए, यानी कि एक इंपॉर्टेंट डे है यहां पर। और इंपॉर्टेंट डे जो है यहां पर ये बात करें, ये जीरो टॉलरेंस टू फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। तो यहां पर जेनिटल म्यूटिलेशन को बोलते हैं महिला का जो जनन अंग भंग की बात बेसिकली की जाती है। तो इसके बारे में यहां पर एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप लोग अंडरस्टैंड थोड़ा करना चाहते हैं तो ये पिक्चर आप लोग यहां पर समझाएगी। नॉर्मली जैसे जो मेल होते हैं ऐसे ही फीमेल जो प्राइवेट पार्ट होते हैं, तो नॉर्मली मेल के साथ में नहीं होता, ये फीमेल के प्राइवेट पार्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो फीमेल का प्राइवेट पार्ट होता है तो उसको बेसिकली पहले आप लोग देखिए नेचुरल है, यहां पर आप लोग देखिए यहां पर ऊपर इसमें कुछ चेंज किया गया, फिर यहां पर और चेंज किया गया, और फिर यहां पर इस तरीके से चेंज कर दिया गया है। तो ये कई सारी ऐसे हैं जो छोटी छोटी बच्चों के साथ में ये चेंज किए जाते हैं, और फिर आगे चलकर उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये ऐसी रीति रिवाज कई सारी कम्युनिटी आज के दिन में सोसाइटी में फॉलो करती है, तो इनको हटाने की बात की जाती है। और इसके बारे में ऑल ओवर वर्ल्ड में कई बार इसको लेकर प्रोटेस्ट भी करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों महिलाओं के साथ में किया जाता है,
ये काफी एक गलत तरीका है, जिसके चलते उनका एक अंदर का वो ये बढ़ता है कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उनका खत्म हो जाता है। ऐसी कई बार आप लोगों को दुर्घटनाएं देखने को मिलती है। तो 6 फरवरी को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट करने का बेसिक पर्पज ये कि ऐसी दुर्घटनाएं जो है उन दुर्घटनाओं को यहां से हटाया जा सके और प्रमोट किया जा सके, ताकि फीमेल जो है वो यहां पर अपने आप में कॉन्फिडेंट फील कर सके, अवेयरनेस फैलाया जा सके, लोगों को एजुकेट किया जा सके कि ये पुरानी जो कुरीति आप लोग फॉलो करके चल रहे हैं इनसे हटे। एक टाइम ऐसा था महिला को सती कर दिया जाता था जैसे उसके हस्बैंड की डेथ होती थी। आज के डेट में तो फॉलो नहीं कर रहे ना, हम लोग सुधरे, तो इस तरीके से ये चीज भी सुधरनी चाहिए। तो इसी के चलते थीम है आप लोगों के सामने बोला गया है, नो टाइम फॉर ग्लोबल इन एक्शन, यानी कि एक्शन में आप लोगों को आना है, यूनाइट, आप लोगों को यूनाइट होना है और इसी के साथ में फंड इकट्ठा करना है और एक्ट करना है टू एंड द फीमेल जो जेनिटल म्यूटिलेशन है, यानी कि जो महिला जननांग जो अंग भंग है उसको आप लोगों को यहां पर रोकना पड़ेगा। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और कई बार इससे रिलेटेड आप लोगों से कई बार क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। अगर मान लीजिए उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करता है कोई पर्सन, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं कि आप लोगों को इसके बारे में क्या मानना है, ठीक है। तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आप लोगों की कम्युनिटी में कोई ऐसी चीजें होती हैं जो आप लोगों को लगता है कि ये गलत हो रही है, तो उसके बारे में आप लोग कुछ जरूर आंसर तैयार करके जाइएगा, क्योंकि आप लोगों से क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, ठीक है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। इंटरनेशनल न्यूज है यहां पर, ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। कोरोना वायरस जो है वो अपना वर्जन चेंज कर रहा है। तो पहले कोरोना वायरस था यहां पर आईफोन 12, अब हो गया आईफोन 12 प्रो और फिर आईफोन ये हो गया मैक्स, और अब देखिए क्या होगा आगे चलकर। तो पहले यहां पर यूके में वर्जन चेंज था, अब ब्राजील में हुआ, अब यहां पर ये साउथ अफ्रीका में आप लोगों को इसका वर्जन चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये है अपनी प्यारी कंट्री की लोकेशन और साउथ अफ्रीका लेके चलते हैं। तो ये वो है जहां पर महात्मा गांधी जी को ट्रेन से उठाकर क्या फेंका, महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को देश से उठाकर बाहर फेंक दिया, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें, अभी WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये बातें बताई गई है कि एक नया स्ट्रेन यहां पर आ गया है। अब यहां पर और ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। लेटेस्ट जो साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है इसको बोला जा रहा है यहां पर 20H/501Y.V2 या फिर B.1.351। तो ये इसका नाम यहां पर दिया गया है। तो एक तरीके से ये जो ओरिजिनल वायरस था उससे काफी ज्यादा ताकतवर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जो दवाई आप लोग उसके लिए यूज कर रहे हैं, अब इसकी कोई चांस नहीं है कि इसके लिए वो दवाई यूज कर पाएंगे। इसके लिए और ताकतवर दवाई आप लोगों को लानी पड़ेगी, क्योंकि इसको पोटेंशियली काफी ज्यादा ताकतवर इसको बोला जा रहा है। अभी यहां पर ये सिंस जो दिसंबर 2022 से अगर बात करें, यहां पर दिसंबर 22 से अगर बात करें लास्ट ईयर आप लोग यहां पर, तो नियरली 40 कंट्री में इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट में चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे कि यहां पर अभी साउथ अफ्रीका के अंदर जो यहां पर ये आप लोगों को वायरस देखने को मिल रहा है, ये कैरी करता है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब परिवर्तन, तो जिसको बोलते हैं यहां पर N501Y। तो इसके नाम से इसको जानते हैं यहां पर जो म्यूटेशन होता है, इसके चलते ये क्या हो गया, ये और आसान हो गया फैलना। पहले वाला आप लोगों को पता ही है किस तरीके से फैल रहा था, अब ये और आसान हो गया फैलना, यानी कि और जल्दी जल्दी फैलेगा और ज्यादा जल्दी जल्दी चपेट में रहेगा। तो जो आज की डेट में अपने आप को बोल रहे हैं ना कि कोरोना वायरस को हरा दिया और ये सब चीजें, तो इसलिए मैं आप लोगों से तो कम से कम रिक्वेस्ट करूंगा, और आप लोग भी खासकर जो आसपास में आप लोगों के कोई रहता है उससे रिक्वेस्ट कीजिए, ताकि आज की डेट में आप लोग अपने सैनिटाइजर वगैरह या फिर मास्क वगैरह और जो 2 गज की दूरी वाली बात चल रही है उसको कॉन्टिन्यूअसली आप लोग फॉलो करिए, ताकि कोई भी आपका परिवार या फिर आपके आसपास का कोई यार दोस्त रिश्तेदार इस पर्टिकुलर वायरस की चपेट में न आए। और कम से कम अगर आप लोग बाहर से कहीं घूमकर आ रहे हैं, तो आप लोग यंग जनरेशन है तो घर पर जाते हैं तो जो पेरेंट्स वगैरह हैं या फिर जो बच्चे हैं उनसे डिस्टेंस बनाकर रखिए, जब तक आप लोग अपने आप को प्रॉपर वे में सैनिटाइज नहीं कर लेते हैं, ठीक है। ये लेस ससेप्टेबल है टू एंटीबॉडी, जो एक तरीके से जो न्यूट्रलाइजेशन का काम करती है, यानी कि जो दवाई है इसके ऊपर कम इंपैक्ट डालेगी प्रीवियस वर्जन के कंपेयर में। और इसी के चलते काफी बड़ी चिंता का रीजन बन गया कि अब तक यार हम लोग रो रहे हैं कि दवाई नहीं आई, जैसे तैसे लेकर दवाई आई, अब वो दवाई कैसे यहां पर इंपैक्ट डालेगी, तो वो आप लोग देखिए, वो दवाई अपना काम कर रही है जैसे तैसे करके। अब नया जो वायरस आ रहा है उसको कैसे आप लोग टैकल करोगे, तो ये थोड़ा समझने वाली बात होगी, क्योंकि अब यहां पर एक और नया वर्जन आ गया, तो उसको कैसे लेकर चलोगे। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर, ओके। तो ध्यान रखिएगा अपना। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर ये बात की जा रही है, बेसिकली जो उल्टे सीधे मैसेज आप लोगों के मोबाइल पर आते हैं उनको रोकने की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसी के चलते यहां पर अभी हमारी कंट्री में जो दिल्ली हाईकोर्ट है उसने बोला है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग ट्राई बोलते हैं, ट्राई को ये बोला है कि यार देखो ये सारी चीजें ना आप लोगों के हाथ में है, तो आप लोग इसको रोकिए कि लोगों के मोबाइल पर कैसे कैसे मैसेज आते हैं आज के डेट में, ये कर लो वो कर लो, मतलब कई बार तो वल्गर मैसेज भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो उनको कर्व करने की बात की जा रही है, ताकि ये मैसेज जो है ये मैसेज को रोका जा सके। और लोग जो है कई बार इसके शिकार हो जाते हैं, कई बार उनके अकाउंट से पैसे भी उड़ते हैं इन सारे मैसेज के चक्कर में कि लॉटरी लग गई है, ये कर लो वो सब चीजें।
आप में से कितने फैमिली मेंबर या फिर किसको ये इस तरीके का मैसेज आया तो आप लोग बताइएगा। इसको यूसीसी बोला गया है, इसको बोलते हैं अनसोलिसिटेड ये कमर्शियल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये अनचाहा जो कमर्शियल कम्युनिकेशन होता है, ये कई बार यहां पर लोगों को ये ऐसे मैसेज जो देखने को मिलते हैं तो ये काफी ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं, ठीक है। कई बार तो आप लोग सब्सक्राइबर भी नहीं है चीजों के, पता नहीं कहां से आप लोग के नंबर इधर उधर पहुंच जाते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो सेंट्रल स्टेट जो है उसकी एजेंसी ऑथराइजेशन है, मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोई मैसेज भेज रही है कि हाँ आप लोग अपना पिन किसी के साथ में शेयर मत करना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई मैसेज भेज रहा है कि आप लोग कहीं भी जाएं एटीएम से पैसे निकालने तो एक बार चेक कर लीजिए कि कोई फ्रॉड तो नहीं चल रहा उस एटीएम के अंदर में। तो कहने का मतलब ये कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल की कोई स्टेट एजेंसी है जो ऑथराइजेशन है वो मैसेज भेजे, समझ में आता है फालतू के मैसेज आ रहे हैं, इनका क्या सोल्यूशन है, तो इसके बारे में यहां पर अभी जवाब मांगा है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। क्योंकि इसके चलते कई सारे जो लोग हैं वो काफी एक प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं आज के दिन में, कई बार उनकी रेपुटेशन और कई बार उनको फाइनेंशियल लॉस भी देखने को मिलता है। तो आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है इसको रोकना कैसे है, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर अगर किसी को भी आप लोग अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो रजिस्टर होगा ना जो इस तरीके मैसेज सबको भेज पा रहे हैं यहां पर, तो आप लोग को देखना पड़ेगा किस तरीके से आप लोग उस पर्टिकुलर पर्सन को या फिर कोई पर्टिकुलर जो कंपनी है वो किस तरीके से काम यहां पर कर रही है, ताकि आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। तो रजिस्टर जो है यहां पर कोई भी ऐसा जो टेली जो मार्केटर है आप लोग बोल सकते हैं कि उसको यहां पर प्रॉपर में चीजों को लेकर चलना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है जिसको आरटीएम बोलते हैं, यानी कि रजिस्टर्ड जो टेली मार्केटर, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो इसको किस तरीके से एक्सेस मिल रही है और कैसे कैसे काम चल रहा है तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे ईमेल, बहुत सारे टेलीफोन पर टेक्स्ट मैसेज आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो कि काफी सारे लोगों की एक सेंसिटिव डेटा भी कई बार यहां पर इधर उधर होता हुआ नजर आता है। बैंकिंग पासवर्ड पूछते हैं, कई सारे बोलते हैं ये पॉलिसी आपने कराई थी, भाई साहब बोल रहे हैं कि पॉलिसी तो नहीं कराई, बोल रहे हैं कि नहीं पॉलिसी कराई थी आप लोग भूल गए हैं, आपको इतना पैसा मिलना था अब नहीं मिलेगा। तो भाई साहब सोचेंगे यार क्या पता कराई हो मैं भूल गया हूं, बहुत सारी चिंता चल रही है जिंदगी में, तो फिर एक ओटीपी आ रहा है आपके अकाउंट, आपके फोन नंबर पर ओटीपी बता दो, तो आप लोगों को ओटीपी जाएगा और बैंक से पैसे उड़ गए। तो ऐसी हरकतें कई बार देखने को मिलती है। तो हमारी कंट्री में जो टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस जो रेगुलेशन है, जिसको TCCPR के नाम से आप लोग जानते हैं, तो ये सारी चीजें यहां पर रोकने का काम करता है। तो इसके तहत आप लोग चीजों को इंप्लीमेंट कीजिए, या फिर जो भी कर रहे हैं हमें नहीं पता है भाई साहब, ऐसे मैसेज नहीं आने चाहिए, इनको रोको, जैसे भी आप लोग रोक सकते हो। तो ये बातें बोली गई हैं, आप लोग ही क्या रहे हैं इसके बारे में, और आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। और जब आप लोग एक दूसरे कमेंट पढ़ते हो ना, तो एक दूसरे कमेंट से कुछ सीखा करो, ठीक है। फालतू की जो कई बार कई सारे क्या होता है, मान लो किसी ने गाली गलौज कर दिया, उसको रिप्लाई मत करो यार, छोड़ दो, उसकी थॉट प्रोसेसर है, उसको सोचने दो। अब तो मैं भी कई बार गुस्सा तो आता है हालांकि, पर मैं भी अब चीजों को इग्नोर करने लगा हूं। कई सारे बच्चे पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, और वो वास्तव में पढ़ने वाले लोग नहीं होते हैं, वो इधर उधर से किसी ने बता दिया कि हाँ यार ऐसा कोई लेक्चर चलता है, आगे झांकते ताकते, तो आगे उनको पसंद नहीं आया, तो उन्होंने उठाकर अपना जो भी वो नहीं कहते जो भी मुंह में आया उल्टी कर दिया, अगर यहां पर उल्टी सीधी गाली साली जो भी दी, तो उसको कभी पढ़ने वाला बच्चा हो ही नहीं सकता है। ये बात की तो गारंटी है, कभी भी कोई पढ़ने वाला बच्चा टीचर को गाली नहीं दे सकता है, चाहे वो टीचर अच्छा हो चाहे वो टीचर बुरा हो, उसको समझ में नहीं आ रहा तो ये बोल देगा हाँ यार इस पर्सन को पढ़ाना नहीं आता या फिर इससे समझाना नहीं आता, ठीक है। पर गाली देना ये कभी भी आप लोग ना कभी भी आप लोग देखेगा, तो अगर कोई ऐसा इंसान कोई ऐसी हरकतें कर रहा है, इग्नोर मारो कंप्लीटली, ठीक है। वो अपनी कैटेगरी का इंसान नहीं है, उसकी कैटेगरी कोई सी हो रहा है, पता नहीं कैसा लालन पालन उसका हुआ है, उसको छोड़ो, उसकी जिंदगी अपने आप सुधर जाएगी जहां पर वो होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है। तो आप लोग रिप्लाई मत किया करो ऐसे किसी भी कमेंट का, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो ये सेटअप की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यहां पर एक तरीके से स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको बोलते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997। तो एक्ट के द्वारा जब कोई बॉडी बनाई जाती है तो उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलती है। स्टैट्यूटरी मतलब लॉ के द्वारा पार्लियामेंट में पास कर ये बॉडी बनाई गई है। तो 1997 में इसको बनाया गया, तो टेलीकॉम सेक्टर के लिए काम करती है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और सेवक जो आज के डेट में हमारी कंट्री में राम सेवक शर्मा साहब जो है वो इसके चेयरपर्सन है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, अगर क्वेश्चन बने तो छूटना नहीं चाहिए, ओके। आइए अब राज्य के बारे में बात करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, और खासकर अगर आप लोग केरला से निकल कर आते हैं तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है यहां पर, ठीक है। देखिए कितनी क्यूट पिक्चर है ये। ह्यूमन जो मिल्क बैंक के बारे में बात की जा रही है, कई बार ऐसा होता है कि कई बार प्रॉब्लम आप लोगों ने भी आसपास में देखी होगी, जो महिला होती है वो बच्चे को दूध नहीं पिला पाती है, कई बार बच्चे को प्रॉब्लम देखने को मिलती है और कई बार माता को प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो उसके चलते यहाँ पर जो मिल्क है उसको इकट्ठा किया जाता है, और ताकि रिक्वायरमेंट अगर बच्चे को रहे किसी को भी जिसकी जो माता का दूध उसको नहीं मिल पा रहा है, तो उस टाइम पर उस बच्चे को यहाँ पर दूध प्रोवाइड कराया जा सके, ब्रेस्ट फीडिंग उसकी की जा सके, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है खासकर एक इम्यून सिस्टम डेवलप करने के लिए। इम्यून सिस्टम क्या होता
होता है? जो आप लोगों की बीमारी से लड़ने में हेल्प करता है। आप लोगों को लगता है अगर आप लोगों की बॉडी में आज के डेट में कोई बीमारी नहीं है तो इसका मतलब है कि आप लोग का इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग है। जब बीमारी आप लोगों की बॉडी में आ जाती है तो इसका मतलब है कि इम्यून सिस्टम जो है वो लड़ लड़कर घुटने टेक चुका है। अब यहां पर वो बीमारी के साथ में लड़ रहा है, अब बीमारी आप लोगों की बॉडी पर कंट्रोल करती जा रही है। तो इम्यून सिस्टम जो है वो बीमारी से लड़ता है। हेल्थ मिनिस्टर जो है केरला के, तो यहां पर इनके द्वारा अभी बात की गई कि फर्स्ट ह्यूमन मिल्क बैंक यहां पर खोला जाएगा केरला के अंदर में। यहां पर ये कहां पर, एर्नाकुलम जो जनरल हॉस्पिटल है, तो ये 5 फरवरी 2021 में यहां पर इनके द्वारा ओपन किया गया है। अप्रोक्सीमेट यहां पर जो 3600 के करीब जो बेबीज बोर्न होते हैं जो यहां पर एक ईयर के अंदर में, तो 600 से लेके 1000 तक जो बेबीज हैं वो न्यू बोर्न जो बेबीज इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि आईसीयू में, जो न्यू बोर्न बेबीज इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि एनआईसीयू में उसको भर्ती कराया जाता है। तो ह्यूमन मिल्क बैंक जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले करने वाला है। ऑलमोस्ट लगभग 32 साल पहले हमारी कंट्री में कॉन्सेप्ट आया था, पर लेकिन केरला के अंदर ये फर्स्ट बैंक है जो कि अभी यहां पर न्यूज में है। अगर बात करूं एशिया के अंदर फर्स्ट बैंक, अगर मिल्क बैंक की बात करें तो हमारी कंट्री में 1989 में बनाया गया था, जिसका नाम था यहां पर सियोन हॉस्पिटल मुंबई इंडिया के अंदर में, जो कि यहां पर डॉक्टर अरमिंदा, तो अरमिंदा जो फर्नांडिस थी इनके द्वारा यहां पर ये स्टैब्लिश किया गया था। अब फिलहाल यहां पर ये डॉक्टर जयश्री मोंदकर इनके द्वारा यहां पर ये चलाया जा रहा है, जो कि एक नियोनेटोलॉजिस्ट यानी कि नवजात वैज्ञानिक है यहां पर, ठीक है, जो कि नए जो बच्चे पैदा होते हैं उनसे रिलेटेड यहां पर ये साइंटिस्ट आप लोग बोल सकते हैं। अगर बात करें 2017 में फर्स्ट मिल्क बैंक जिसको बोला गया यहां पर, यह है यहां पर वत्सशाला, ठीक है, वत्सल्य, ठीक है, जिसको यहां पर मैत्री अमृत कोष के नाम से भी जाना गया, ठीक है। तो यहां पर वत्सल्य मैत्री अमृत कोष, ठीक है, तो ये स्टैब्लिश किया गया था यहां पर लेडी हार्डिंग कॉलेज जो मेडिकल कॉलेज है, कहां पर है? ये न्यू दिल्ली के अंदर है। ये इंटरेस्टिंग है, यहां पर ये कब स्टैब्लिश किया गया था? तो ये 1916 में स्टैब्लिश किया गया था। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। तो क्वेश्चन बन जाए तो बैकग्राउंड में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ब्रेस्ट फीडिंग का काफी इंपॉर्टेंट रहता है। गाढ़ा पीला जो दूध होता है मां का, वो ये माना जाता है कि स्टार्टिंग के 6 महीने बच्चे के लिए एक पूर्ण आहार का काम करता है। जो बच्चे का इम्यून सिस्टम बनाता है बस वही उसको पिलाना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी बच्चे को स्टार्टिंग के 6 महीने नहीं देना चाहिए। ये यहां पर हमारी कंट्री में क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में ये चीजें एक्सेप्ट की गई हैं। अगर कुछ भी आप लोग बच्चों को खिलाते हैं तो बच्चे को इससे काफी बड़ा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जो नेक्स्ट न्यूज है काफी इंटरेस्टिंग और आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा। ये इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज है। क्या बात की जा रही है? थोड़ा सा ढंग से पढ़ेंगे इसको। बात की जा रही है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में। शॉर्ट फॉर्म में इसको एआरसी बोलते हैं, या फिर नॉर्मल भाषा में बोलो तो इसको आप लोग बैड बैंक बोल सकते हैं। बैड बैंक का मतलब क्या है? बैड बैंक का मतलब है कि जो बैड पैसे से तैयार किया बैंक, यानी कि अगर आज की डेट में आप लोग किसी को पैसा उधार देते हैं और आप लोगों का पैसा वहां पर फंस गया और आप लोग आकर बोलो कि वीर भाई पैसा फंस गया, पैसा निकाल दो, मैं बोलूंगा ठीक है पैसा निकाल दूंगा यार, 5% मुझे लगेगा, क्योंकि जो बंदों को मैं भेजूंगा पैसा निकालने के लिए उनका खर्चा पानी चाहिएगा। तो आप लोग बोलोगे ठीक है 5% ले लेना। कई बार ऐसा होता है पैसे फंस जाते हैं, 5 का तुम 50% ले लेना पर निकलवा दो यार। तो अभी ये जो 50% वाला फंडा तो नहीं, खैर यार जो भी पैसा लेंगे यहाँ पर ये, तो ये काम कौन करेगा? ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनी है ये यहाँ पर ये काम करेगी। बैंक कई बार पैसा देते हैं और बैंक का पैसा फंस जाता है और बैंक तो पैसा निकालने जाएगा नहीं, तो अब यहां पर इन कंपनीज को यहां पर ये एक तरीके से ठेका दे देते हैं कि भाई साहब तुम निकालो हमारा पैसा। तो अभी रिसेंटली हमारी कंट्री बोला जा रहा है कि 2 से लेकर 2.5 लाख करोड़ के करीब जो रिजोल्व है यहां पर अनरिजोल्व अराउंड लगभग 70 लार्जेस्ट अकाउंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें यहां पर काम करने की बात की जा रही है। तो गवर्नमेंट का जो वर्जन है इसको बैड बैंक बोला जा रहा है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनी है ये स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो कि बाय करता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसको एनपीए बोलते हैं। तो इसको बाय करने के बाद में फिर इसको रिकवर करने की कोशिश करता है। और यहां पर ये एक नॉर्मल सा एग्रीमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा महात्मा गांधी जी का पैटर्न फॉलो करते हुए। जैसे महात्मा गांधी जी बोलते थे ना कि भाई साहब आप लोगों को ना कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, बाहरी सुलझा लो वरना कोर्ट आप लोगों की हड्डियां चूस जाएगा, ठीक है। तो इसी के चलते यहां पर इसका भी यही है कि बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के आप लोग यहां पर काम करते हैं। तो नॉर्मली ये हेल्प करते हैं जो एक तरीके से बैंकिंग सिस्टम को सही करने में, जो कि खस्ता हालत में हो गई है एनपीए की वजह से, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि पैसा चला गया वापस नहीं आ रहा है। और ये तो एक तरीके से इंटरेस्ट तो दूर की बात है, ये लग रहा है कि मूल भी नहीं आएगा, सब कुछ डूब जाएगा। तो इसके चलते जो बैंक है वो अपना जो भी यहां पर डिफॉल्टर होते हैं उनकी सबकी जो भी लिस्ट वगैरह इनको पकड़ा देते हैं कि आप निपटो इनसे, और एक म्यूचुअल एग्रीमेंट में चले जाते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हम लोग कर लेंगे, बाकी इतना तुम्हारा और इतना हमारा। तो हमारी कंट्री में किसके बेस पर ये बनाई जाती है? तो ये सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, तो जिसको आप लोग सरफाइसी एक्ट के नाम से जानते हैं। इसके तहत यहां पर
एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनी है उनका लीगल बेसिस तैयार होता है, बिना कोर्ट के इंटरफेयर के ये काम करती है। और इसी के साथ में यहां पर क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो यहां पर उसके अंदर इसको रजिस्टर किया जाता है, तो इसको यही रेगुलेट करने की पावर भी रखता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अमेंडमेंट किया गया था यहां पर सरफासी एक्ट 2016 में, जो यहां पर एआरसी है, यहां पर तो यहां पर जो एआरसी है उसके लिए मिनिमम नेटवर्थ जो ओन होनी चाहिए वो 2 करोड़ होनी चाहिए। पर लेकिन रिजर्व बैंक इंडिया के द्वारा बोला गया 2 करोड़ में क्या होता है, इसको 100 करोड़ करो कम से कम। पता चला कल को ये कंपनी डूबी पड़ी है तो इसको कौन बचाएगा? और 100 करोड़ में से जो 15% होगा, यानी कि लगभग 100 करोड़ में से जो 15% यानी कि 15 करोड़ जो होगा वो यहां पर इसको रिस्क वेटेड एसेट के तरीके से रखना है। उसका क्या मतलब होता है, कल को पता चला यही दिवालिया हो गया तो कम से कम यहां पर कुछ तो निकल कर आ सके, यही डूब गया तो कैसे काम चलेगा। बोला था वीर भाई को पैसा निकाल दो, पता चला वीर भाई कंगाल हो गए पैसा निकालने के चक्कर में पैसा निकल नहीं रहा है, जिनको पैसा दे रहे हैं वो पैसा लेकर भाग गए, ठीक है, पता चला अपनी भी जेब से लग गए। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग यहां पर ये न्यूज थी, याद रखना थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखिए, कोई भी ऐसा जो उदाहरण आप लोगों से या फिर मुझसे कनेक्ट करके आप लोगों को बताता हूं तो इससे आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ठीक है। अगर किसी और का उदाहरण दूंगा तो ऐसा लगता है कि अपने आप पर जब पड़ती है ना इंसान को तब समझ में आता है। तो आप लोगों से और या अपने से कनेक्ट करके इसलिए उदाहरण देता हूं ताकि अच्छे से आप लोग उसको कनेक्ट कर पाओ, ठीक है। बाकी और कोई ऐसी बात नहीं है आइए अब आगे चलते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं और थोड़ा सा एक अच्छी न्यूज भी आप लोग बोल सकते हैं। बिलियनर जो मुकेश अंबानी है, रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक, उनके द्वारा वर्ल्ड में फर्स्ट कंसाइनमेंट जो यहां पर कार्बन न्यूट्रल ऑयल का यूएसए से मंगाया गया है। कार्बन न्यूट्रल ऑयल मतलब यानी कि उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली जो रिलीज होती है उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो यहां पर जो एक तरीके से जो ट्रांजिशन है फर्स्ट स्टेप करेगा यहां पर कहीं ना कहीं एक न्यू मार्केट तैयार करने के लिए, जो कि क्लाइमेट के लिए एक तरीके से यहां पर डिफरेंशिएटेड क्रूड ऑयल तैयार करेगी। और ये कहीं ना कहीं एक ऐसा ऑयल होगा जो कि आने वाले टाइम में हमारी कंट्री में भी काफी बड़ा रोल प्ले करेगा जीरो कार्बन ये डेवलप करने में। तो यहां पर जो मूव है एक तरीके से बोला जा रहा है कि जीरो कार्बन कंपनी होने की कोशिश करी जा रही है 2035 तक का, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। अभी यहां पर जो बात की जा रही है हमारी कंट्री में, ये ऑक्सी लो कार्बन वेंचर जो कि यहां पर काम कर रही है, यहां पर डिवीजन यूएसए की जो ऑयल मेजर ऑक्सीडेंटल जो है यहां पर उसके द्वारा यहां पर कार्बन न्यूट्रल ऑयल ये रिलायंस को प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है उसको बेसिकली इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है ताकि जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भी ढंग से यूज कर ले जाए। आप लोग ऐसे बोल सकते हैं जैसे मान लीजिए आज की डेट में अगर आप लोगों के पास में कोई रद्दी कागज कॉपी है तो आप लोग क्या करें, उन रद्दी कागज कॉपी को कई बार यूज करके, आप लोगों ने देखा होगा शायद वर्ड जो है आप लोग पता नहीं पकड़ पाएंगे या नहीं, पहले डल्डी बनाई जाती थी। डल्डी मतलब एक तरीके से ऐसे नहीं होता कि जो कागज वगैरह है उनको मुल्तानी मिट्टी के साथ मिक्स कर जो बर्तन बनाए जाते थे इन सब के, ताकि उनको अच्छे से यूज किया जा सके। आप लोग मोटे मोटे तौर पर दूसरा उदाहरण दीजिए, समझ में आएगा। जैसे आप लोगों के मान लीजिए कपड़े हैं, कपड़े कट फिट गए तो मम्मी ने क्या किया, उनको काट कर थैले बना दिए, ठीक है, उन कपड़ों के। तो ऐसी ऐसी चीजें जो तैयार की जाती है। तो कहने का मतलब यहां पर यह कि अगर कोई वेस्ट बच गया उस वेस्ट को भी इफेक्टिवली यूटिलाइज कर लेना, तो ये इस तरीके से आप लोगों को प्रोसीजर यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो यहां पर जो ऑक्सीडेंटल है इसके द्वारा बोला गया है कि यूएसए बेस्ड एजेंसी है और बोला जा रहा है कि 2050 तक यहां पर नेट जीरो एमिशन पर ये काम करने वाले हैं। ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है उसको खत्म किया जाएगा ताकि जो एंटायर क्रूड ऑयल जो यहां पर क्रूड लाइफ है, क्रूड यहां पर जो क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल निकल कर आते हैं उसमें से डीजल निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, मिट्टी का तेल निकालते हैं, ग्लिसरीन निकालते हैं, ये अलग अलग प्रोडक्ट निकाले जाते हैं। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर ये बेसिकली क्रूड लाइफ से यहां पर ये बात की जा रही है कि ग्रीन हाउस गैस को खत्म कर दिया जाएगा। तो इसमें मिलकर यहां पर ये काम करने वाले हैं। तो काफी इंपोर्टेंट आप लोग यहां पर ये डिसीजन बोल सकते हैं जो कि काफी फायदा पहुंचाने वाला है और फर्स्ट जो कंसाइनमेंट वर्ल्ड में हमारी कंट्री को मिला है यहां पर ये। तो कौन सी कंपनी किसके साथ कौन काम कर रहा है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से बने तो याद रखना। बाकी यहां पर ये बात की जा रही है, ये एक अरेंजमेंट है, एक तरीका कंजक्शन है विद जो मैक्वेरी ग्रुप है कम्युनिटी एंड द ग्लोबल मार्केट ग्रुप है मैक्वेरी, उसके साथ मिलकर काम किया जा रहा है हमारी कंट्री की एजेंसी के द्वारा, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हेल्थ के बारे में। आप लोगों ने सुना है हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है। तो क्या बात की जा रही है यहां पर, कोरोना वायरस के बारे में बात की जा रही है, कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट। सीरम इंस्टीट्यूट कहां पर है, अब तो आप लोगों को रट गया होगा बताइए कहां पर है। तो इसके द्वारा यूनिसेफ के साथ मिलकर ये बोला रहा है कि लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट देखने को मिल रहा है जिसमें एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड और इसी के साथ में जो है नोवावैक्स वैक्सीन को प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यूएन की जो एजेंसी है फॉर चाइल्ड ये इन्फॉर्म कर रही है यहां पर कि एक्सेस करेगी लगभग 1.1 बिलियन जो डोज है वैक्सीन के, अराउंड 100 कंट्रीज को ये भेजे
जाएंगे, ताकि यहां पर जो कंट्री आज के डेट में गरीब कंट्री है, जो अफोर्ड नहीं कर पाती यहां पर इस दवाई को, वो भी अफोर्ड कर पाएगी। और इंडिया जो है हमारी कंट्री आज के डेट में वर्ल्ड में बिगेस्ट ड्रग मेकर है और काफी लार्ज स्केल पर कोविड-19 की दवाई हमारे द्वारा शेयर की जा रही है। तो कोविशील्ड जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका है, यहां पर ये मैन्युफैक्चर की जा रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसी के साथ में जो यहां पर नोवावॉक्स ये प्रोड्यूस की जा रही है यूएसए बेस्ड, जो यहां पर नोवावॉक्स जो इंक है उसके द्वारा। तो ये दवाइयां हैं यहां पर जो प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, ताकि आने वाले टाइम में उन कंट्री को भी प्रॉपर वे में चीजें प्रोवाइड कराई जा सके जो कंट्री आज के डेट में इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये समझिए खासकर यहां पर एक तरीके से इंपॉर्टेंट न्यूज थी। आइए अब चलते हैं डिफेंस की ओर। तो अगर आप लोग किसी भी डिफेंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये न्यूज आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या बात की जा रही है। युद्ध अभ्यास जो अभी एक्सरसाइज देखने को मिल रही है, ये इंडिया और यूएसए के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। तो कहां पर देखने को मिलती है? ये आप लोगों को देखने को मिलती है राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के अंदर ये आप लोगों को 8 फरवरी से देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये यहां पर कंडक्ट कराई जा रही है। तो ये यहां पर देखने को मिलेगा 16वां एडिशन इसका। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसके बारे में। 16वां संस्करण इसका इंडिया और यूएसए के बीच में युद्ध अभ्यास। तो ये नियर इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। एम ये है कि कैसे एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट कर सकते हैं और इंटरऑपरेबिलिटी की बात की जा रही है, यानी कि समझ सके। जैसे आप लोगों को अगर मैं कुछ बोलता हूं तो आप लोग अंडरस्टैंड कर पाते हैं, या फिर आप लोग अगर कोई कमेंट करते हैं तो मुझे चीजों को अंडरस्टैंड करना होता है कि हाँ ये चीजें सही हैं किस तरीके से, तो एक दूसरे को समझ पाते हैं। और समझना एक दूसरे को काफी ज्यादा जरूरी है, तभी चीजें बढ़ पाती है। काउंटर टेररिज्म कर पाएंगे यहाँ पर, यानी कि टेररिज्म की जो पड़ोसी देश से हमको सौगात मिलती है उसको हम लोग रोक पाएंगे। और इसी के साथ में यूनाइटेड नेशन के मैंडेट के हिसाब से काम करते हैं, यानी कि यूएन जो बोलता है उसके हिसाब से मिलकर कर हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं। ड्रिल है यहां पर बिटवीन इंडिया और यूएसए। इसी के साथ में यहां पर 5 जो डे ड्रिल यहां पर जो देखने को मिल रही है एयरफोर्स जो इंडिया और फ्रांस के बीच में देखने को मिली थी जनवरी के महीने में। ठीक है, तो इसी कई सारी एक्सरसाइज हम जो है अलग अलग कंट्री के साथ में करते हैं ताकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जा सके। तो युद्ध अभ्यास भी उनमें से एक एक्सरसाइज है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है यहां पर बैंकिंग सिस्टम के बारे में। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, खासकर अगर आप लोग जैसे कि कोई बैंक के एग्जाम की तैयारी करें तो ऐसी न्यूज आप लोगों से पूछ ली जाती है। बात की जा रही है यहां पर रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट के बारे में, आरबीआई आप लोग इसको बोलते हैं। तो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट यानी कि जहां पर लगे रिस्क हो सकता है, जैसे कई सारे बैंक बर्बाद होते हैं तो उनको बर्बाद होने से बचाने का एक तरीका आप लोग बोल सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट आरबीआई। तो क्वेश्चन पूछे किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि ये सामने आया निकलकर किसके लिए? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी कि एनबीएफसीज, और इसी के साथ में जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, जो यहां पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं उनके लिए। तो यहां पर जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए यहां पर जो बेसिकली एसेट्स कितनी होनी चाहिए? 500 करोड़ होनी चाहिए। और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए 5000 करोड़ होने चाहिए, जिसके लिए इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। और ये सिस्टम जो है हमारी कंट्री में ये कब इंप्लीमेंट किया जाना है? तो मार्च 31, 2022 में इंप्लीमेंट किया जाना है। तो अभी आप लोगों ने पढ़ लिया, आगे भी इसके बारे में न्यूज आती रहेगी तो कंफ्यूज मत होइएगा। आरबीआई ये सिस्टम जो है यहां पर ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि एक ब्रॉड एरिया में काम करेगा ताकि समझा जा सके फ्यूचर में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो अर्बन कोऑपरेटिव जो बैंक यहां पर ऑलरेडी इंटरनल ऑडिट है, पर लेकिन फिर भी इनको और ज्यादा एक्यूरेसी रिलायबिलिटी के साथ में प्रॉपर वे की चीजें इनको समझ में आएगी, जो कि इनके द्वारा समझाई जाएगी कि क्या क्या जो इफिकेसी है जो इंटरनल ऑडिट की और कहां पर क्या क्या दिक्कत है उनको ढंग से समझाया जाएगा, किस तरीके से प्रोसीजर को आगे लेकर चलने। तो सिस्टमेटिकली जो इंपॉर्टेंस रखते हैं उनके ऊपर फोकस किया जा रहा है और क्वालिटी और इफेक्टिवनेस को यहां पर देखा जाएगा ताकि कंट्रोल किया जा सके अगर कोई फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसी के साथ में इंटरनल कंट्रोल, ताकि देखिए अगर बात करें जो सीनियर मैनेजर है जो डायरेक्टर है उनको पता रहे कि भाई साहब यहां पे गड़बड़ हो रही है, सुधार लो वरना एक तरीके से वो नहीं कहते हैं लूटिया डूब जाएगी। तो इसके ऊपर फोकस रहता है। अगर बात करें आरबीआई के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया जो सिस्टम ये है शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए, यहां पर ये भी बात की जा रही है। तो देखते हैं 2002 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आगे यहां पर अभी इनके लिए इंट्रोड्यूस किया जाएगा यहां पर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ऑलरेडी शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए 2002 में इसको इंप्लीमेंट किया जा चुका है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होएगा, ये यहां पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। बाकी ये रिपोर्ट इंडाइसेस वाले हम लोगों ने न्यूज देखी ली थी। अब यहां पर पर्सन इन न्यूज के बारे में बात की जा रही है। जेफ बेजोस, आप लोगों ने नाम सुना होगा यहां पर, जो अमेजन के फाउंडर हैं और वर्ल्ड में सेकंड रिचेस्ट पर्सन है इलोन मस्क के बाद में। तो ये जो पर्सनैलिटी है
है, इनके द्वारा बोला जा रहा है कि ये रिटायरमेंट ले रहे हैं। अमेजन के जो सीईओ की पोस्ट है, और भी बहुत सारे काम है जिसको ये फोकस देकर चलना चाहते हैं। अब यहां से ये अपने आप को अलग कर रहे हैं। इनके द्वारा अमेजन जो है वो ऑनलाइन बुक स्टोर के तरीके से फाउंड किया गया था 1995 में, और 1995 से लेके आज के दिन में हम लोग 2021 में खड़े हुए हैं। तो आप लोग देखते हैं 26 साल के अंदर अंदर ये वर्ल्ड के मोस्ट रिचेस्ट पर्सन बन गए। तो ये होता है एक तरीका चीजों को आगे लेकर चलने का। इनकी जो वर्थ है आज के दिन में लगभग 200 बिलियन करोड़ यहां पर ये कर चुके हैं। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये अगस्त 2020 की बात की जा रही है, और इलोन मस्क अब इनको क्रॉस कर पहले नंबर पर आ गए हैं। अब रिप्लेस कौन करेगा यहां पर? इनको रिप्लेस करेंगे यहां पर एंडी जैसे, ठीक है, एंडी जैस। तो यहां पर ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटी यहां पर एजे, ठीक है, तो अजय देवगन की वो है ना एजे, तो उसके याद रख लीजिएगा यहां पर, ठीक है। तो एंडी जो JASY जैसे आप लोग, या फिर जेएस आप लोग जो भी बोलिए इसको, तो ये यहां पर अब आने वाले टाइम में यहां पर नए सीईओ यहां पर ये बनने वाले हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन रिप्लेस करने वाला है। तो ये हो गए एजे, ठीक है, तो एंडी जैसी, ठीक है, जैसी बोलिए, ठीक है। तो ये इनको रिप्लेस करेंगे। तो यहां पर ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आइए एक बार नजर डाल लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है। सबसे पहले तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, और ये चीज जो है ना माइंड में छाप लीजिए, जिंदगी आसान हो जाएगी। ओके, सारे काम फिर आप लोग आसानी से कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात की, जो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के बारे में बात करते हैं। इसी के साथ में जो इंपॉर्टेंट न्यूज जानी यहां पर, ये साउथ अफ्रीका कोविड वेरिएंट के बारे में हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर बात की, जो यहां पर बेसिकली आज के में जो उल्टे सीधे मैसेज आप लोगों के पास में आते हैं उनको रोकने की बात की जा रही है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और यहां पर हम लोगों ने बात की यहां पर मिल्क बैंक के बारे में, इंपॉर्टेंट न्यूज थी। इकोनॉमी के बारे में, एआरसी के बारे में हम लोगों ने बात की, डिटेल में समझा। कार्बन न्यूट्रल ऑयल से रिलेटेड हम लोगों ने न्यूज जानी। हेल्थ के बारे में, कोरोना वायरस वैक्सीन के बारे में समझा। युद्ध अभ्यास के बारे में इंफॉर्मेशन जानी। रिस्क बेस्ड जो इंटरनल ऑडिट के बारे में बात की जा रही है वो समझा। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स के बारे में जाना। पर्सन इन न्यूज में हम लोगों ने एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में जाना, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आइए अब नजर डालते हैं यहां पर क्वेश्चन के बारे में। अब आप लोग देखिए कितने क्वेश्चन के आंसर आप लोग दे पाते हैं, ठीक है। तो यहां पर जीरो टॉलरेंस टू द फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के बारे में बात की जा रही है। थीम इसकी क्या है ये आप लोग बताइए। कोरोना वायरस का तीसरा जो स्ट्रेन अभी देखने को मिला यहां पर, ये वर्जन वेरिएंट कहां पर देखने को मिला। तीसरा क्वेश्चन है यहां पर जो दिल्ली हाईकोर्ट के बारे में बात की जा रही है। तो दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा किसको ऑर्डर दिया गया कि जो उल्टे सीधे मैसेज जा रहे हैं लोगों के अकाउंट पर, उसको आप लोग खत्म कीजिए। एशिया का फर्स्ट मिल्क बैंक कहां पर देखने को मिला। SARFAESI इसकी फुल फॉर्म आप लोग को बतानी है। यूएसए बेस्ड कंपनी का नाम बताना है जिसके द्वारा 2050 तक ग्रीन हाउस कमीशन को खत्म करने की बात की जा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की फुल फॉर्म आप इसके साथ में मिलकर कौन सी कंपनी काम कर रही है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है बताना है। इसी के साथ में डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ, ये आप लोगों को बताना है किसके द्वारा तैयार किया था डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो ये क्वेश्चन थे जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं। आइए अब थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं आप लोग की बुद्धिमत्ता के ऊपर, यानी कि कितना याद है कितना भूल गए। तो कभी भूला कभी याद किया, तो ऐसा नहीं करना है, याद रखना है, ठीक है। वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में बात की थी, 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया था। थीम क्या है। सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहां पर लोकेटेड है, जिसको 42वां रामसर साइट का दर्जा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर पावर है किस आर्टिकल के तहत कि वो हाईकोर्ट के जो बेसिकली डिसीजन है वो अपने पास में ले सकता है अगर 2-3 हाईकोर्ट में सेम मैटर पेंडिंग पड़ा हुआ है। कौन सा आर्टिकल बात करता है यहां पर राइट ऑफ इक्वलिटी के बारे में, कौन सा बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, कौन सा बात करता है डिग्निटी ऑफ लाइफ के बारे में, ये आप लोग को बताना है। कमिटी किसके अंदर यहां पर है, जिसके द्वारा बोला गया था 18 साल से जो नीचे की जो महिला है, ठीक है, तो उनकी शादी हो जाती है कई बार, या फिर 18 साल से एज चेंज होकर क्या होनी चाहिए। कई सारे बच्चों के द्वारा बोला गया सर दोनों की 21 कर देनी चाहिए, तो मुझे भी यही सही लगता है, दोनों की 21 कर देनी चाहिए। बाकी देखते हैं क्या होता है। आगे चलते हैं। यहां पर एक पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में बताना है, एक जिनावर के बारे में, जिसको वनरेबल की कैटेगरी में ला दिया गया इन डेंजर से हटाकर, ठीक है, IUCN की लिस्ट के हिसाब से। नासा के द्वारा इंडियन अमेरिकन एक पर्सनैलिटी को चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया, नाम बताइए। एरो इंडिया 2021 का ये कौन सा एडिशन था ये बताइए। ऑक्सफोर्ड के द्वारा कौन सा शब्द जो है वो हिंदी कोर्स में वर्ड ऑफ द ईयर का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो आत्मनिर्भर होकर आप लोग आंसर देना तो आत्मनिर्भर भारत ये शब्द था जो याद रखेगा। 13वां एडिशन था। यहां पर भाविया लाल है, यहां पर चीफ ऑफ जो स्टाफ है। बाकी यहां पर ये फिशिंग कैट जिसकी पिक्चर भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी। जया जेटली है जो कि यहां पर कमेटी की हेड है, जो देख रही है कि 18 साल एज होनी चाहिए, फिर 21 साल। बाकी आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14, ये तो मैंने आप लोगों को फंडामेंटल राइट देख लीजिएगा एक बार चैप्टर जो पॉलिटी में आप लोगों को बढ़ा रखा है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 139A याद रखिएगा, 139A।
तो ये याद जरूर रखना। इसी के साथ में यहाँ पर जो ये कॉम्प्लेक्स है लद्दाख के अंदर में जो नई यूनियन टेरिटरी बनाई गई है और 42वां रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। बात की जा रही है वेटलैंड एंड द वाटर, ये थीम है भाई साहब, इसको याद रख लेना, फिर मत बोलना कि क्वेश्चन कहां से आ गया, तो यहां से आ गया, ठीक है, तो कुछ कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये था आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा और आप लोग लाइफ में जहां पर भी क्वेश्चन बनेंगे इनसे आप लोग उनको तोड़ दोगे, ठीक है, फोड़ दोगे, बोलोगे कि यार ये तो पढ़ा हुआ है, सब कुछ उड़ा दोगे उनको, ठीक है। तो अच्छे से एंजॉय करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर आज उठते 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 आज मैं 4 बजे उठ गया, सर इतना मजा आ रहा है कि जिंदगी में पहली बार इतना मजा मजा तो आ रहा है पर लेकिन नींद भी इतनी आएगी, अगर 2-3 दिन इसको झेल जाओगे तब मजा आना स्टार्ट होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में नींद आती है, आप लोगों को लगता है टाइम बर्बाद कर दिया, पर लेकिन एक बार आदत बन गई ना यार, तो जिंदगी भर आप लोगों को पे करने वाली है, ठीक है। चलिए एंजॉय करिए, थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।